अस्सलामुअलैकुम। जागो लाहौर में खुशामदीद। मैं हुई रबनाज। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे कि जो कि बच्चों में या बहन भाई में होने वाले लड़ाई झगड़े के मुतालिक है। इसमें हम बिलखुसूस ये जानेंगे कि बहन भाइयों के जो दरमियान होने वाले झगड़ों को कैसे जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि झगड़ा जो इंसान की शख्सियत पर बहुत ही मुनफरिद जो है और साथ ही साथ मनफी असरात छोड़ता है। और इस उम्र में जहाँ बच्चों की तरबियत हो रही है, वहीं बच्चों का आपस में लड़ना और वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा है। ये एक ऐसा मौजू है जो अक्सर हमें भी देखने को मिलता है और इसकी जो दुरुस्तगी है वो तो इस माशरे में जो है वो बहुत बेहद ज़रूरी हो चुकी है। और बचपन से ही बहन भाई जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ वक्त गुजारते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत और रबाकत दोनों ही मौजूद होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात की रबाकत तनाज़ात में बदल जाती है, जो कि आजकल हम देख भी रहे हैं। ख़ानदान में बेसुकूनी का जो सबब भी बनती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वालिदैन इन मसलों को हल करने का जो वो है वो सलूशन निकालें या ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल करें, यानी कि जो तनाज़ात के हल के तरीक़ों को समझें और उन्हें इस्तेमाल भी करें। सबसे पहले या फिर सबसे मौसर जो चीज़ है वो है गुफ्तगू, यानी कि अगर फैमिली में गुफ्तगू है, बेहतर गुफ्तगू की जा रही है, हेल्दी डिस्कशन की जा रही है, तो उसकी वजह से भी ये जो मसला है उसको रोका जा सकता है। तो ये था आज का एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो कि आपने जाना है। और अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि मैराथन की तैयारी जो है हर उम्र के अफराद की सेहत के लिए इंतहाई अहम और फ़ायदा मंद हो सकती है। इससे हर उम्र के अफराद अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में जो है वो गुजार सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसकी तैयारी दुरुस्त तरीके और बेहतर प्लानिंग के साथ की जाए तो मैराथन इंसान की जो जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत को बेहतर बनाने में अपना जो है वो अहम किरदार अदा करती है। इससे इंसान की दिल की जो सेहत है वो बेहतर होती है, वज़न में भी कमी, हड्डियों और पट्ठों को मजबूत बनाया जा सकता है। मैराथन की तैयारी सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि सेहतमंदाना जो ज़िंदगी है उसकी तरफ एक अहम कदम भी है। अगर इसे दुरुस्त तरीके से किया जाए तो इससे जिस्मानी, ज़हनी और इवन जज्बाती सेहत में ज़बरदस्त बेहतरी लाई जा सकती है। तो नाज़रीन, आज के सेगमेंट में इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या जो मैराथन की तैयारी है किसी भी उम्र के फ़र्द के लिए आसान और बेहतर साबित हो सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में अना ताहिर जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, उनकी तरफ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस उम्र के अफराद के लिए जो इसकी तैयारी वो बेहतरीन साबित हो सकती है। तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं वो इस पर क्या कहती हैं। तो अना ताहिर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अना, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र। वेलकम टू जागो लाहौर। और बात कर रहे हैं आज हम मैराथन रेस की। तो यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए मैराथन रेस का तो इसमें तो हर उम्र के जो शख्स हैं या फिर अगर बात कर ली जाए नौजवान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन कौन सी जो उम्र है वो बेहतर होती है इसकी तैयारी के लिए? देखिए, मैराथन जो है वो जो 42 किलोमीटर होती है उसमें जो एज की लिमिट होती है वो 18 से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आप जिस मर्ज़ी एज में भी आप उसको कर सकते हो। हाफ मैराथन जो है वो 16 इयर्स के या 15 इयर्स के बच्चों को भी अलाउ की जाती है। तो जो बच्चे हैं 5 से 7 साल की उम्र के बच्चे वो 5 किलोमीटर की जो है रन वो भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है एज जो स्टार्ट होते हैं वो 18 ईयर्स से होती है। 42 किलोमीटर की जो मैराथन है। ठीक है। उसके अलावा जब आप रन कर रहे होते हो उस दौरान आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना। उस दौरान आपने 1 किलोमीटर किया है तो आप थोड़ा सा पानी आप उसमें ले सकते हो। 20 मिनट के बाद ले लें या 40 मिनट्स के बाद आप थोड़ा सा एक सिप पानी लें ताकि आपको यूरिन के इशू ना आ रहा हो। उसके साथ आप जेल यूज़ कर सकते हो, प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्री वर्कआउट यूज़ करने से पहले आपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसमें जो है प्री वर्कआउट के लिए आपको जो है डॉक्टर से पूछना बहुत ज़रूरी, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ना ये भी बताएगा कि मैराथन में जो एक्सरसाइज होती है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट की जाती है, कौन सी एक्सरसाइज होती है देखिए, पहले सबसे पहले ओवरऑल जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो मैराथन के लिए है चाहे अपनी बॉडी के लिए, आपने वार्म अप से ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप ने जो है भागना शुरू कर दिया जब आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आपने अपनी सारी बॉडी को जो है स्ट्रेचिंग करते हुए स्टार्ट करना है। अपनी सारी बॉडी को अपर साइड, साइड स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच। ठीक है, इसी तरह से आप अपने पाँव को भी इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं।
यहाँ से पकड़ के इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं और अपने बॉडी को ankles जो है भी। वार्म अप करना ज़रूरी है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। एंकल को आप कर सकते हैं फ्रंट साइड एंड डाउन, अप एंड डाउन। वॉल को पकड़ लें। अभी अगर बिगनर हैं आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप वॉल को पकड़ लें, कोई भी चेयर रख लें उस पर कर लें, ठीक है। और एंकल्स के लिए वॉल के 100 टाइम्स आपने इस तरह से वॉल को पकड़ के 100 टाइम्स आपका ये रहेगा, ठीक है। नी है, नी को आप बेंड करेंगे, आप करेंगे, फ्रंट साइड पे बेंड करेंगे, आप करेंगे, ठीक ताकि आपकी पूरी बॉडी के मसल जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए ये जब आप रन करें तो आपको पेन ना आए, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी शिन में यहाँ पे इस जगह पे पेन स्टार्ट हो जाती है रन करने होते, तो उसमें आप इस पर आइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एक जो है मेडिकल एक मिलती है, पट्टी मिलती है जो आप इसको रैप कर सकते हैं, कोई भी मतलब हीट जेल लगा के आप इसको रैप करके फिर आप रन करें। तो उसके बाद आपने जब इसको रन कर रहे होना है तो बीच में आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। जैसे मैंने आगे बोला कि आप प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं, जेल यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैराथन है और आज मैं जेल पी रही हूँ, वो आपका जो है आपको बेली को लूज़ कर दे, तो वो आपने ऐसे नहीं करना। जो चीज़ें आप बिफोर मैराथन यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ें आपने मैराथन वाले दिन यूज़ करनी है। ठीक है। मैराथन में जो है वो पहली एक्सरसाइज देखी है नाज़रीन ने, तो हम अक्सर देखते हैं जो नौजवान होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या वैसे भी इसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका पहला स्टेप ही रनिंग होता है कि बस जो है ना वो घर से निकले और भागना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही मैंने वही आगे भी बताया कि पहले आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। आप जब बॉडी को वार्म अप करोगे आपकी बॉडी हीट हो जाएगी। आप हाई नीज कर लें, आप जंपिंग जैक्स कर लें, आप टो टच कर लें आसानी से, अपनी बैक अपनी साइड स्ट्रेचिंग कर लें इस तरह से, ठीक है। साइड स्ट्रेचिंग इस तरह से लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आप अपनी स्ट्रेचिंग कर लें। आपको अगर कहीं भी मसल पुल हो रहा है आपको पता चल जाएगा कि भी मैं कहीं पे मसल पुल है। और मैराथन जिस दिन है उससे 1 वीक पहले आपने छोड़ देना है, उससे पहले बॉडी को, हाँ बॉडी को आपने जस्ट रेस्ट पे रखना है। और 2-3 दिन पहले आपने जस्ट बॉडी को रेस्ट पे रखने से पहले आपने देखना है मेडिकल अपना पूरा टेस्ट करवा लेने हैं कि मेरे मतलब 6 मंथ आप बिफोर मेडिकल टेस्ट कंपलसरी है। बिल्कुल वो इसीलिए कि आपको कोई इशू ना आए। अभी से जो है वो जिसने पार्टिसिपेट करना है या तैयारी करनी है वो अभी से जो है वो बस उड़ान भर ले और तैयारी शुरू कर दे। एक्सरसाइज जो है इसके लिए कितनी ज़रूरी है और किस तरह से करनी चाहिए, बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए अना ताहिर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अना ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और चूँकि मैराथन में जो पार्टिसिपेट करना हर किसी की ख्वाहिश होती है और इस हवाले से जो एक्सरसाइज है स्टेप बाय स्टेप करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो आपने देखा कि किस तरह से जो पहला स्टेप होता है उसका वहाँ से आपने जो है उसको स्टार्ट करना है, उसके बाद ही इसमें जाके पार्टिसिपेट करना है। प्रोग्राम में अपने जो है वो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आजकल जो है हर कोई ही सुस्त दिखाई देता है कि जिसमें किसी हिस्से में जो है वो दर्द की शिकायत करता नज़र आता है। यहाँ तक कि अगर बात करें हम नौजवान नस्ल की, जिसको हम कहते हैं कि नौजवान है अच्छा खासा नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी अक्सर ही शिकायत करता नज़र आता है। और नौजवान जो नस्ल है वो भी मशक्क़त वाला काम करने से आजकल घबरा रहे हैं, पैदल चलने से ही थक जाते हैं। हम सब की ऐसी सरगर्मी है कि हम कह भी सकते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल हमारा जो फिट है भरपूर एक्टिव नहीं है। इसके लिए हमने जो है यहाँ फिर मारूफ हर्बल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो अपनी रोज़मर्रा रूटीन को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से जो है वो अगर किसी जिस्म के हिस्से में दर्द है तो उसको दूर किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए जो है वो हर्बल एक्सपर्ट है हाशिम खान को हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एलोवेरा एक्सपर्ट भी हैं वो और साथ ही साथ जो है वो एलोवेरा से मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं वो किस तरह से तैयार की जाती हैं। तो हमारे साथ ही प्रोग्राम में मौजूद हैं, हर्बल एक्सपर्ट हैं और हाशिम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। चूँकि हम बात कर रहे हैं कि आजकल के नौजवान को हम कहते हैं कि बड़ा तगड़ा नज़र आ रहा है, ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी अपने जिस्म में किसी न किसी हिस्से में जो है वो दर्द का शिकवा करता हुआ नज़र आ रहा होता है। ऐसे बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का आपका सब्जेक्ट है जी। और जैसे अभी मैराथन की बात हो रही थी और वी आर वेरी मच कंसर्न कि हमने चलना है तो हमें कौन से विटामिन्स चाहिए, बिल्कुल हमने भागना है तो हमें कौन से विटामिन्स चाहिए और हमें लाइफस्टाइल को
एक्सेल करना है तो हमें कौन से वाइटामिन्स चाहिए, क्योंकि लाइफ में डिफरेंट पैराग्राफ्स आते हैं, कभी आपको स्लो करना है, कभी आपको फास्ट करना है, ब्रेन ने भी इन्वॉल्व। हम 21st सेंचुरी के हाफ को भी क्रॉस कर गए हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर अननोन विद द न्यू फेस ऑफ हेल्थ। एक्चुअली वी आर स्टिल रनिंग फॉर द सिंथेटिक थिंग्स। बेसिकली हमारी जो बॉडी है इट्स ए नेचुरल, तो हम नेचुरल रेमेडीज़ में वो वाइटामिन्स जो हमारी बॉडी की नेचर को रिक्वायर हैं, ठीक है। अब जैसे अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए कि नौजवानों को कैसे करना है। नौजवान आप देखें, अब तो पार्क में जाने ही ख़त्म हो गए जी, ऐसे क्यों? उनसे चला ही नहीं जाता, इसलिए कि उनकी डाइट देखें। उनकी डाइट में क्या है? डाइट में कमी आ रही है, बिल्कुल। डाइट उनकी क्या है जी? जंक फूड, पेप्सी। कोई रोकने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, और कोई समझने वाला भी नहीं। वेरी सॉरी, बिकॉज देयर आर 3 वर्ड्स। समझने वाला नहीं, इसलिए तो हमने आपको बुलाया प्रोग्राम में। तो किस किस्म की जो वो डाइट्स हम फिट रख सकती हैं, और साथ ही साथ जो ग़िज़ाएं हैं हमें 50 साल बाद भी मुकम्मल फिट रख सकती हैं, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं? देखें, मैं इसी तरफ आ रहा था कि देखें, हमने सबसे पहले हमारा जो रूट लेवल है, अगर हम उसमें वीकनेस छोड़ देते हैं तो वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है, और हम कॉन्कोमिटेंट डिसऑर्डर्स के शिकार होते चले जाते हैं। यंग एज में बच्चे जो हैं वो दे आर अनएबल टू रन, दे आर अनएबल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज दे आर लेथार्जिक, दे आर विद फटीग, दे आर विद एक्सरसाइज टॉलरेंस, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर बॉडी विच इज़ नेचुरली रिक्वायर्ड इज़ अनकम्प्लीट, एंड दे थिंक कि हमने जो खाया हमारा पेट भर गया और बॉडी। सिर्फ पेट भरना जो है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अकॉर्डिंग टू द एज, what is the dose of aloe vera and what is the dose according to the disease। बिल्कुल, बेसिकली एलोवेरा को दवाई समझते हैं, हालांकि एलोवेरा बेसिक ड्रिंक है, ठीक है। आप अगर प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, कुछ भी, आप 2 मरतबा दिन में ले लें एलोवेरा, ठीक है। ऑलमोस्ट 50-60। किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इसको? जी, ओरल में, ठीक है। आप उसको ये कर सकते हैं कि आप उसको दिन में 2 डोजेज में डिवाइड कर लें, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट से हाफ एन आवर बिफोर 50 ml आप शेक वेल, इसको अच्छी तरह हिला लें, ठीक है। और इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद, ये पैक्ड है, सील्ड है, इसको आप एक ग्लास में डाल लें और एक ही सिप में पी लें। इसी तरह इवनिंग में आप डिनर से पहले ले लें। डिनर से पहले अगर आपको सूटेबल नहीं है, आप डिनर के कुछ घंटे 2 घंटे के बाद ले लें, लेकिन लें। उससे क्या होगा, जो डेली की आपको स्ट्रेस, जो डेली का आपका रूटीन हेक्टिक है, बिल्कुल, उससे जो आपका सेल डैमेज हो रहा है जो है वो दूर हो सकती है, वो नहीं होगा, और उससे आपकी नौजवान भी हमें मुशक्कत वाला काम करने से घबराते हैं, नजर आते हैं। अगर और क्या हो रहा है, देखें कितनी ज्यादा डायबिटीज बिल्कुल एक्सेल हो रही है, इसलिए कि हमें पता ही नहीं हमने खाना क्या। हाँ, उसके इलाज के लिए भी ये एक बेहतरीन है, एलोवेरा का इस्तेमाल जो किया जा सकता है। हाइपरटेंशन है, लिवर डिसऑर्डर है, ऐसा ही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, दिस इज द बेस्ट, ठीक है। एक बेहतरीन जो है वो, और ये तमाम वो रिक्वायरमेंट जो एक नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए चाहिए, वो ये आपकी फुलफिल करेगा, ठीक है जी। कि नौजवान नस्ल जो है वो अक्सर ही मुशक्कत वाला काम करने से घबराते हैं, लेकिन उसका जो हल है वो एलोवेरा में मौजूद है। यानी कि किस तरह से हम जो है वो अपनी डाइट्स को बेहतर बना सकते हैं और अपना एक्टिव जो लाइफस्टाइल है उसको अपना सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो शुगर के पेशेंट हैं वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इसको कवर कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हाशिम खान हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कि ये जो दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई हमें जो है वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ नज़र आता है। टिकटॉक और रील्स ने हमारी जो तवज्जो है वो अपनी गिरफ्त में इस कदर कर ली कि चंद सेकंड की जो वीडियोस है वो हमें हंसाती भी है और बाज़ दफ़ा जो है वो सोचने पर मजबूर भी करती है, लेकिन कभी कभार हमें वक्त का एहसास भी नहीं होने देती कि हम समझते हैं कि सिर्फ तफरीह का ज़रिया है, लेकिन ये छोटी सी स्क्रीन कब हमारे वक्त, तवज्जो, नींद और इवन जो हमारा जहनी सुकून पर उस पर कब्ज़ा जमा लेती है, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। एक ऐसा खामोश जाल है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो दिमाग है उसको अपना आदी बना देता है, हम चाह कर भी इससे दूर नहीं रह पाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये लत कैसे पैदा होती है, ये हमारी ज़िंदगी पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो रही है, और सबसे
बढ़कर जो है इस जाल से आज़ादी किस तरह से हासिल की जा सकती है, तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर काशिफ फराज जो कि माहिर नफ्सियात हैं हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, थैंक यू। सर चूँकि हर कोई आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल में मसरूफ़ नज़र आ रहा होता है, लेकिन इस मोबाइल में जो टिकटॉक और रील्स ऐसा है कि जो हमारे दिमाग को बार बार देखने पर मजबूर कर रही होती हैं, तो इसलिए हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी, पहली बात तो ये कि जब भी आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम की कोई भी रील स्क्रॉल करते हैं, स्वाइप करते हैं या डबल टैप करते हैं, तो आप एक बहुत ही प्लान्ड, मुनज़्ज़म, तरतीब दिए गए, सोचे समझे मंसूबे का एक पार्ट बन रहे होते हैं। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि एक ट्रैप है जिसके अंदर आपको बिहेवियरल एडिक्शन के अंदर शामिल किया जा रहा है। जो सोशल मीडिया एडिक्शन है, जिसको हम एक और तरह से साइबर एडिक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ये कोई बेतरतीब किस्म के रंगों से सजी, बेतरतीब किस्म की मौसीकी से सजी, बेहंगम किस्म की वीडियोस नहीं है ये सिर्फ। इसके पीछे बहुत सारे माहिर नफ्सियात ने 17 साल लगाए और फिर जाके इस दुनिया में 3 अरब के करीब लोगों को बाकायदा इंडल्ज किया गया इंस्टाग्राम की रील्स के अंदर या यूट्यूब की रील्स के अंदर और टिकटॉक की रील्स के अंदर। तो आप एक ऐसे जाल में फंसते हैं जिसमें जाना तो बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन वहाँ से बाहर आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब भी आप ये कहते हैं कि बस मैं ये 1-2 मिनट स्क्रॉल करके देखता हूँ, क्या कभी 1-2 मिनट बाद आपने बंद किया उसको? जब पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं कि बंद करो इनको, वो कहते हैं 5 मिनट, क्या आज तक कभी 5 मिनट बाद बंद हुई? तो ये बिल्कुल वैसे ही लत है, ये बिल्कुल वैसी ही एडिक्शन है जैसी आपको मंशियात की एडिक्शन होती है। बल्कि मंशियात की जो एडिक्शन है वो एक ख़ास वक्त के बाद आपके अंदर एडिक्शन की ज़रूरत पैदा करती है। लेकिन कैसी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये एडिक्शन 24 आवर्स आपके अंदर एक मसनूई ज़रूरत पैदा करती रहती है, और ये मसनूई ज़रूरत भी इन्होंने बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत पैदा की है। एक बम्बार्डमेंट हो रही होती है खुशी की आपके ऊपर, उसे हम कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है इंसानी जिस्म का, जी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आपको खुशी देता है, मुहर्रक देता है, लर्निंग देता है। अच्छा, इंसानी दिमाग अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बनाए कि वो खुशी की बम्बार्डमेंट को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जब आप बार बार खुशी की बम्बार्डमेंट लेते हैं, मसलन एक आप वीडियो देखते हैं, देखिए वीडियो आप वो देखेंगे जो आपको और मुझे पसंद आएगी, यानी जो मेरे आपके इंटरेस्ट की होगी, जिसको देख के मुझे खुशी महसूस होगी या जिसे देख के मुझे आपको गम महसूस होगा। अब जब एक का डोपामिन लेवल अभी नीचे नहीं आया होता और आप दूसरी देखनी शुरू कर देते हैं, तो डोपामिन लेवल टॉप के ऊपर रहता है। अब यही डोपामिन लेवल जिसकी आपने ख़ास मिकदार मुकर्रर कर ली अपनी नॉर्मल लाइफ में, अब इसे आप ढूंढते हैं अपनी आम जिंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में। क्या यही डोपामिन और खुशी आपको पेरेंट्स से मिल रही है? क्या टीचर से मिल रही है? क्या मुआशरे से मिल रही है? तो जब नहीं मिलती तो फिर आपके अंदर विथड्रॉल सिम्टम आते हैं। वैसे सिम्टम जैसे किसी मंशियात वाले को जब चरस नहीं मिलती, जब ड्रिंकर को शराब नहीं मिलती, जब जो हीरोइन पीता है उसको हीरोइन नहीं मिलती, वो जो विथड्रॉल सिम्टम, बेचैनी, इस्तराब, डिप्रेशन, गुस्सा, मसाइल, परेशानियाँ और आपका एग्रेशन, तोड़ फोड़, चोरी, यही सारा कुछ आप कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल में। क्या आज मोबाइल ख़रीदने के लिए और उसके अंदर डाटा लेने के लिए आप वही हरकतें नहीं करते? क्या उसी तरह से आप पैसे नहीं कमा रहे जिस तरह आप मंशियात के लिए करते थे? क्या हम रोज़ाना नहीं देखते कि एक बेड के ऊपर 5-5, 6-6 मोबाइल रखते थे गेम्स के लिए? तो ये आपको एक ट्रैप में लेने के लिए बनाई गई चीज़ें हैं। इनको बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी मॉनिटरिंग के साथ इनको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही हमारा मोबाइल अगर पड़ा हुआ है तो उसमें कोई नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो किसी भी मकबूल ऐप का है, तो हमारी कोशिश होती है फ़ौरन ही उसको चेक कर लिया जाए। तो इसका किस हद तक जो है हमारे दिमाग पर असर होता है? बहुत असर होता है। देखिए, अभी मैंने कहा कि ये जो शॉट्स लेते हैं आप, शॉट्स जैसे आप, जैसे मैंने अभी कहा कि आप स्मोकिंग का शॉट लेते हैं, जैसे आप मंशियात का एक शॉट लेते हैं, एग्जैक्टली डोपामिन का भी एक शॉट है। डोपामिन जो है वो ऐसे आपको हिट करती है कि फौरी तौर पर आपको मज़ा आता है। अगर आप 2-4 सेकंड आपको आवाज़ आई है और आपने नहीं खोला अपना मोबाइल, आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा या आपने चंद वीडियो स्क्रॉल नहीं की, तो आपके साथ वही विथड्रॉल सिम्टम आएंगे, आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक हुआ है इरम कि आप हैरान होगी, मीटिंग्स हो रही होती हैं, बहुत ही अहम गुफ्तगू हो रही होती है और लोग उसमें मोबाइल पे लगे होते हैं। जैसे ये लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, तो लाइव ट्रांसमिशन में हम देखा है कि 2 मेहमान बैठे हैं, तो एक मेहमान को जब सवाल नहीं पूछा जा रहा है वो मोबाइल पे स्क्रॉल शुरू कर देगा। इतनी बेचैनी है कि हम 2-4 मिनट इसके बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह अगर आपने देखा होगा कि घरों में
अगर किसी वजह से नेट ना आ रहा हो, लाइट चली जाए या आपके मोबाइल की चार्जिंग ना हो, तो कितने बच्चे बेचैन हो जाते हैं। बार बार पेरेंट्स से आके कहेंगे फोन करें जी लाइट वाले को, फोन करें जी नेट वाले को, ये प्रॉब्लम। अगर इसका उनका चार्जर ख़राब हो जाए तो रात के 2 बजे चार्जर की दुकान खोल रहे होते हैं। अब ये जो आपका सवाल था कि क्या वो असाबी और दिमागी असरात हैं, ये असरात ही तो और क्या है, समाज को ख़राब कर रही है, आपकी मईशत को ख़राब कर रही है, आपके जज्बात को ख़राब कर रही है, आपकी नफ्सियात को ख़राब कर रही है, आपके पूरे इर्द गिर्द के माहौल इन्वायरमेंट फैमिली डिस्कशन में भी गैप्स पैदा कर रहा है। लेकिन इस दलदल से निकलने का कोई हल भी तो होगा। जी बिल्कुल, आपकी बात अच्छी है। सबसे पहले तो मुझे और आपको ये फैसला करना है वो क्या है कि हमें कोई ऐप टाइमर लगाना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए अगर मैंने ये ऐप शुरू की है तो मैंने इसको ख़त्म कब करना है। नंबर 2, मुझे अपना फ़ोन बेडरूम के बाहर रखना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एज ए माहिर नफ्सियात, जब आप रात को सोएं तो प्लीज़ इसको अपने बेडरूम से बाहर रख दें। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर रात को आप इसको चेक नहीं करेंगे। कोई ऐसा टेलीफोन नहीं आने लगा, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आपको अलास्का में बुला के मुलाकात नहीं आपसे करनी, तो उसको दूर रखें, सुबह उठ के इस्तेमाल करें। नंबर 3, जो तनाव पैदा करते हैं आपके लिए, टेंशन पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं, उनको अनफॉलो कर दें फौरी, आज ही। ठीक है। वो तमाम की तमाम, चाहे वो ग्रुप हो, कोई फ़र्द हो, चाहे कोई आपके साथ इंटैक्ट कोई भी चीज़ हो जो आपको, जिसको देखने के बाद आपको लगता है यार बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, टेंशन आ रही है, उसको अनफॉलो कर दें। नंबर 4 कि आप छोटे डिटॉक्स करना शुरू करें। छोटे डिटॉक्स क्या होते हैं? आज आप फैसला करें कि मैंने 15 मिनट के लिए मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना और घड़ी पे 15 मिनट पूरे देखें। कल आप फैसला करें मुझे 20 मिनट इस्तेमाल नहीं करना। करते करते इसको 1 आवर पे लेके जाएं, 2 आवर पे लेके जाएं, 3। ये डिटॉक्स है। फिर फैसला करें हफ्ते में 1 दिन मैंने मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ में जो है वो 1 दिन मोबाइल नहीं करना, नहीं करना। बाकी दिन तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल तो ज़रूरत भी है। अब मैं ये कहूँ कि आप सबसे कट ऑफ हो जाएं, ये भी ज्यादती है। इसके अंदर इल्म है, नॉलेज है, विजडम है, विजन है, लेकिन उसको जो है हमने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। वो गलत है। यानी ये खाना नहीं है, ये रोटी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बगैर मेरा गुजारा चल सकता है। ठीक है जी। तो ये सोशल मीडिया में इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सोशल मीडिया ने बुलंदी हासिल की है, वहीं पर इसकी जो मकबूल तरीन ऐप्स उसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस तरह से जो है वो असरअंदाज कर रहे हैं, और साथ ही साथ इससे किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से इस दलदल से निकला जा सकता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर काशिफ राज हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हाल ही में वफाकी हुकूमत की सिविल सर्विस रिफॉर्म कमेटी ने ब्यूरोक्रेसी और इसके जो इम्तिहान हैं यानी CSS में अहम जो तब्दीलियाँ करने की सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश की थी, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि वो सिफारिशात के हवाले से कोई फ़ैसला भी नहीं आया। इस सिफारिशात में सबसे अहम नुक्ता ये था कि पहले की तरह सब जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए जैसे इम्तहानात के बजाय अब जो क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको मुतारिफ करवाया जाएगा, यानी कि जिसकी रूह से अब हर उम्मीदवार को अपना जो ग्रुप है वो मुंतखब करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो उसके ग्रुप की ज़रूरियात के मुताबिक उसके जो मज़ामीन होंगे उसमें इम्तिहान जो है वो पास करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ख़ारजी अमूर में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट जो है वो लाजमी रखना पड़ेगा, और इसमें जो पास होने की सूरत में ही आपको इंटरव्यूज़ देने के जो है वो काबिल भी हो सकेंगे। या फिर अगर बात करी जाए कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिसके बारे में अभी कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो CSS की तैयारी तो सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस हवाले से कुछ सिफारिशात भी आई थी, कुछ इस्लाहात भी आई थी जिस पर अभी तक मीनोअन जो है वो अमल दरामद ही नहीं हो सका। तो CSS की बात कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए जो है वो राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सर वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। सर चूँकि बात हम कर रहे हैं कैसे इम्तिहान की जिसमें हर नौजवान हमें पार्टिसिपेट करता नज़र आ रहा है और इसकी रेशो में इजाफा भी होता जा रहा है, वहीं अगर इसकी इस्लाहात की बात करें CSS की तो ये इतनी अहम क्यों होती जा रही हैं अब? देखिए, इस्लाहात तो लाजमी तौर पे होनी चाहिए, कोई भी शुबा है। आप मीडिया को देख लें, देखना शुरू में क्या था, आगे चल के कैसा होता जा रहा है।
तो वो ज़माने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल हालात बदलते हैं, उस मुल्क के हालात बदलते हैं जी, वो तो होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो क्लस्टर बेस्ड है ना, ये ठीक है, उन्होंने कमेटी ने एक काम किया है और ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उन्होंने भेजा होगा, लेकिन इसको मैं कहूँगा कि ये टोटल मसले का 2% है। अब देखें ना, कैंसर में अगर आप कहें कि डिस्प्रिन ले लें तो वो डिस्प्रिन उसका वक्ती तौर पे कोई सर दर्द तो ठीक कर देगी, लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं है। बुनियादी मसला जो CSS में ठीक होने वाला है ना, देखिए ना, आप एक फ़ैसला करेंगे, मसलन आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, ठीक है, आप माइंड तो नहीं किया ना आपने, आपको वज़ीर आज़म बना दिया। अच्छा, आपने फैसला ये करना है कि ये जो अफसर मैंने लेने हैं जिन्होंने मुल्क चलाना है आगे चल के, क्या ये मैंने रट्टू तोते लेने हैं, रट्टा लगाने वाले, या मैंने दिमाग वाले लेने हैं जिनका दिमाग बहुत तेज हो। बिल्कुल कि इस्लाहात तो अहम है ही, लेकिन ज़रूरी क्यों है और होने क्यों चाहिए? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सलाहत इसलिए होनी चाहिए कि आपको एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपको रट्टा लगाने वाले लोग चाहिए जी, या आपको इंटेलेक्चुअल जिनका दिमाग अच्छा काम करता हो। तो देखिए ना, आपने कोई भी मुलाजिम रखना है तो आप कोशिश करेंगे कि वो दिमाग उसका ठीक काम करता हो, बाकी चीज़ें तो आप सिखा लेते हैं। देखिए ना, ट्रेनिंग इसलिए होती है। तो ये जो है ना क्लस्टर बेस वाला जी, कि अगर आपने दफ्तर खारजा में जाना है तो फिर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का, भाई या तो ये हो ना कि जैसे ही आपके इम्तिहान पास करे आपने AC, ASP या फॉरेन ऑफिस में भेजना है, ऐसा तो है नहीं। तकरीबन 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसमें कॉमन ट्रेनिंग होती है, फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। अच्छा, आप ट्रेनिंग मॉड्यूल को चेंज कर लें। आपने अगर MA उर्दू किया हुआ है ना, जी, और आप फॉरेन ऑफिस में जाना चाहती हैं, लेकिन आपका दिमाग ठीक काम करता है, मतलब आप जिसे कहते हैं ना टैलेंट आपके अंदर है, तो आपको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और ये जनरल एग्ज़ाम होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लस्टर बेस वाली जो है ना, ये बाद में आप क्लस्टर बेस उसको कर लें। अब आप कह दें, अब देखिए ये MA इकोनॉमिक्स वाले को बुला लें, अगर उसे कोई ABC भी पता हो, तो जो हमारी हालत है तालीम की, देखिए ना, आपने उस लेवल के ब्यूरोक्रेट बाद में करने हैं। इवन फॉरेन ऑफिस के अंदर भी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, क्योंकि फॉरेन ऑफिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लैंग्वेज। मतलब अगर आपकी फ्रांस में पोस्टिंग होती है तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए, जापान में हो तो आपको जापानीज़ आनी चाहिए। तो उसके भी आप क्लस्टर आपको बनाने पड़ेंगे कि जी ये इसकी पोस्टिंग इंग्लिश मुल्कों में होगी, इसकी फ्रेंच वाले मुल्कों में होगी, इसकी अरबी वाले मुल्कों में होगी। स्पेशलाइजेशन है ना। लेकिन शुरू में जो है ना कि आप बच्ची को वो कर दें। देखिए ना, हमारा रोड राड़ के तो पंजाबी में कह रहा हूँ कि हम लोग पढ़ते हैं, कोई मासी के घर, कोई फूफी के घर, कोई बेचारा पार्ट टाइम करके धक्के खा के। तो ये तो है ना कि जैसे बड़ी कोई आला तरक्की याफ्ता कौम है और शुरू से उन्होंने बच्चे के करियर बनाया है कि ये बंदे को पता है मैंने बेटे को क्या बनाना है। अच्छा, ना बाप को पता है, ना बेटे को पता है, ना हालात हैं इस तरह के। मैंने कहा ना, हो सकता है मैट्रिक के बाद डिसकंटिन्यू कर दियो। तो अगर ये करना है ना जनवन काम, जो मैं चाहता हूँ, और मैंने बड़ी दफ़ा ये बात की है, सबसे पहले आपको ये इम्तिहान उर्दू में करना पड़ेगा। उर्दू में देखिए ना, ये क्या इस्लाहात पर तो बात कर ली है हर किसी ने, बट ये बात नहीं की है कि उर्दू में होनी चाहिए। देखिए ना जी, आपको वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना। मतलब आपने चाय बनानी है, मैं आपको इंग्लिश में सिखा देता हूँ, तो उससे बेहतर नहीं उर्दू में 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर ये लोग इसमें भर्ती होते हैं, AC, ASP या जितने भी लोग हैं सिविल सर्विस में, हमने क्या अंग्रेज़ों से डील करना है? भाई हमारे पास रेडी वाला आता है, टांगे वाला आता है, रिक्शे वाला आता है, मिनिस्टर आता है, दूसरा आता है, सोसाइटी के सारे लोग। अब आप लाहौर में रहती हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक है, आपको दिन में अंग्रेजी बोलने वाले कितने लोग मिलते हैं? कभी कोई सालों बाद एक अंग्रेज मिले तो मिले किस्मत से। अच्छा, अदरवाइज यही हमारे आम लोग हैं जिनको पंजाबी आती है। अच्छा, इससे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि उसको रीजनल लैंग्वेजेस आप सिखाएं। जैसे CSS में जाना है, अगर वो पंजाब से है तो उसको सिंधी भी आप सिखाएं, उसको पश्तो सिखाएं, उसको बलोची सिखाएं, सराइकी सिखाएं, उसको गिलगित बल्तिस्तान की। अब मैं गिलगित में रही है मेरी पोस्टिंग, तो हम ऐसे ही जैसे अंग्रेज़ों की तरह, भाई वो कोई भी बात कर रहा है तो हम फिर उससे पूछते थे कि ये क्या बात कर रहा है। तो हमें तो अपने मुल्क की ज़ुबानें आनी चाहिए ना बेसिकली। तो बुनियादी पहली जो, जैसे मैं कहता हूँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश में पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं पता होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये बस रट्टा सिस्टम चल रहा है। ये नहीं, वो इसलिए ना, देखिए ना, हमारी पढ़ाई का सिस्टम, आप जब हमारे ये जो स्कूल कॉलेजेस आम तौर पे हैं, वहाँ पे जो हमारा इंग्लिश का उस्ताद है, प्रोफेसर है या टीचर है, वो आज भी वो मैन ही कहता है औरत को, वुमन नहीं कहता। देखिए ना, MAN मैन, W शुरू में WO लगा दें, वो मैन। उसको बफलो नहीं आता, वो बफेलो कहता है। भाई उन उस्तादों से पढ़ के आप कहते हैं कि मुंह टेढ़ा करके आप अंग्रेजी बोलें। ये बेसिकली देखिए ना, हमने अपने बच्चों के लिए सिस्टम डिज़ाइन किया है ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ इसमें आ जाएं। शुरू में हमें अंग्रेजी आती है, उनको भी आ जाएगी, और वो इदारा रहेगा। अगर आपने टैलेंट ढूंढना है, आज आप ये इम्तिहान उर्दू में कर दें, 5% से ज़्यादा लोग शहरों से आएंगे नहीं। 95% लोग वो होंगे जो रिमोट एरिया से होंगे, बलोचिस्तान से, KP से, पंजाब के। ये
तो क्या उर्दू ये जो उर्दू में कर दिया जाएगा इम्तिहान, तो इसके रिजल्ट्स भी हम देखेंगे, उन पे भी कोई इम्पैक्ट होगा इसका? फिर इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो शहरी तबका जो हम लोग हैं, हमारे बच्चे नहीं आ सकेंगे और जो असल टैलेंट है वो सामने आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा। और टैलेंट देखें, जब रियल वाला टैलेंट आएगा ना, ये तो आर्टिफिशियल है ना कि मैंने पैंट कोट पैंट टाई लिया तो क्या मैं को बड़ा ज़हीन आदमी बन गया हूँ। अगर एक आदमी आम शलवार कमीज बैठा और स्त्री भी नहीं, वो उसका दिमाग चलता है। ये अल्लामा इकबाल पता है उस वक्त बैरिस्टर, आप सोचें ना, और बैरिस्टर प्लस PhD जर्मनी और इंग्लैंड से, अब तो लोगों ने जहाज से देख लिया ना। अच्छा, वो शाम को धोती बांधते थे और टांगे वाले से पंजाबी में बातें करते थे, लेकिन शायर मशरक तो वही है, फिलासफर तो वही है, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट तो उन्होंने दिया। तो बंदे के अंदर वर्थ होनी चाहिए ना, बजाय ये कि वो अंग्रेजी तरह बोल सकता हो और पैंट को टाई पहन सकता हो। तो वो अंदर वर्थ अगर आपने ढूंढनी है, तो जिस मुल्क की 98-99% लोग पढ़े लिखों की बात करो, उनमें से उर्दू बोलते हैं, वो बेचारे पहले उर्दू में याद करते हैं। क़ायद-ए-आज़म के 14 निकात, क़ायद-ए-आज़म ने कहा जी विफाकी निज़ाम होगा, फिर वो कहता नहीं फेडरल याद करें, वो कहता है वादानी होगा, वो कहता नहीं इसको यूनिटरी करें, तो वो इसी ABC में उसका दिमाग जो है ना फारिग हो जाता है। तो राय साहब, जो इस्लाहात लाने की कोशिश की जा रही है, तो पहले से जो मौजूद एक ताकतवर ब्यूरोक्रेसी है, वो इन पर अमल दरामद होने देगी? अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में शामिल होती है। कोई काम ऐसा नहीं जो हमारे से बार बार हो जाए। वो जो पहले ड्राफ्ट्स बनते हैं, उनमें पहली मशावरत होती है। वो एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर थे वाई साहब, वो हमारी एकेडमी में आए, तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी, उन्होंने कहा देखिए हर वो काम जो आप चाहते हैं अल्टीमेटली मैं वही करता हूँ। तो हमने कहा सर ये समझ नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर हैं? उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ लारी अड्डा बनाना है, शहर से बाहर किस जगह बने, आप मुझे 1 2 3 10 जगह बताते हैं, फिर आगे आप एक एक लाइन लिखते हैं कि ये जगह इसलिए ठीक नहीं है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, ये नाला है, जो आप चाहते हैं ना उसके आगे आप वो वाली लाइन लिखेंगे कि मैं उसी को टिक करूंगा। तो ब्यूरोक्रेसी का रोल तो इसमें है, वो तो ऑलरेडी है, यानी ब्यूरोक्रेसी इसके खिलाफ नहीं है। हाँ, अगर खिलाफ है तो ये उर्दू वाली बात पे बहुत तबकात खिलाफ है, क्योंकि वो हमारे अपने खिलाफ में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या सिर्फ इम्तिहान पास कर लेना नहीं इसमें काफ़ी है, फिर आगे मज़ीद जो है वो क्रिटिकल चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं हमें? क्रिटिकल वो तो देखिए ना, कहते हैं ना कि जब आपने मैट्रिक में थे तो उन्होंने कहा बस मैट्रिक कर लें, आगे तो मसला ही कोई नहीं। बिल्कुल। जब इसी तरह अगर इसका इम्तिहान पास इसी तरह देखिए ना, नौकरी में आके भी बड़े मसाइल हैं। और देखिए ना, पाकिस्तान जैसा मुल्क तो मसाइल में उलझा हुआ है ना। बिलीव करें, मैं 12 14 16 घंटे काम करता हूँ और सारा दिन और रात को फिर भी होता है कि ये रह गया, ये रह गया, अगर आप जेन्युइन काम करना चाहते हैं। अदरवाइज ये है कि आप जाके चाय काफ़ी पिए, अखबार पढ़ें, 2-4 लोगों से मिलें, लोगों से मिलना ही बंद कर दें। लेकिन असूलन देखें ना, सर्विस ही हमारा काम है, हमारा काम ही ये है कि मुल्क को हम लेके चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो बात कर रहे हैं हम कि इस्लाहात जो लाने की कोशिश की जा रही है वो क्यों ज़रूरी है और इस्लाहात होने क्या चाहिए, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी थी। और साथ ही साथ जो अभी तक हम देख रहे हैं कि जो सिफारिशात हैं, इस्लाहात हैं, वो इस पर ना तो अभी कोई रिएक्शन सामने आया और ना ही इस पर जो है अभी तक कोई बातचीत हो सकी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी अभी तक सिफारिशात कबूल क्यों नहीं की गई हैं, और इस पर बात करने के लिए जो है वो कमिश्नर हुकूमत पंजाब राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए। और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि एक सेहतमंद बच्चा हर वालिदैन का ख्वाब होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र तकरीबन जो 40% बच्चे रुकी हुई नशोनुमा के शिकार हैं। 4 में से 1 बच्चा नशोनुमा में रुकावट का शिकार है। ये सिर्फ कद में कमी नहीं बल्कि जिस्मानी ताकत और जहनी सहरियत, जबकि साथ ही साथ सीखने की जो रफ्तार पर भी गहरा असर डालती है। आलमी म्यार के मुताबिक ये शरह इंतहाई संगीन सतह पर है, जबकि ख़ास तौर पर सिंध और जो पसमानदा इलाकों में इसकी शरह है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। स्टंटेड ग्रोथ एक खामोश मसला है जो अगर वक्त पर ना पहचाना जाए तो बच्चे का जो पूरा मुस्तकबिल है उसको मुतासिर कर सकता है। तो आज हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जानेंगे कि बच्चों की जो नशोनुमा है वो क्यों रुक जाती है, या इसके जो ख़तरनाक नताइज हैं वो क्या हैं, और जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को इस मसले से जो है वो कैसे बचा सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खुज़ैमा जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, वेलकम कहते हैं आपके प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, चूँकि बात कर रहे हैं हम बच्चों की जो नशोनुमा है उसके हवाले से, तो जो रुकी हुई नशोनुमा है उसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है ना आपकी न्यूट्रिशन है, यानी कि बच्चा जो उसको क्या खाने को मिलता है और कैसे उसकी न्यूट्रिशन चल रही है, उसको क्या वो सारे जो भी रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि फल फ्रूट सब्ज़ी, एक बैलेंस डाइट मिल रही है कि नहीं है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, यानी कि बार बार बीमार हो जाता है, कभी उसके दाखिले तक की नौबत आ जाती है, तो ये भी चीज़ उसकी ग्रोथ में एक इंटरफेयर करती है।
और तीसरी चीज़ ये है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसका बर्थ वेट क्या था और फिर वो कैसे उसने ग्रो किया। तो ये 3 इसकी मोटी वजूहात है। इसके अलावा कुछ हैं और भी वजूहात है, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है। उसमें उसकी जेनेटिक्स भी आ जाती है, उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जिसके साथ वो पैदा हुआ है। ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर में है, लेकिन जो बड़ी कॉजेज़ है वो उसकी न्यूट्रिशन ही है, उसकी बर्थ पे क्या कंडीशन थी, और बाकी उसकी बार बार अगर वो बीमार तो नहीं रह रहा। ठीक है, तो ये जो मसला है ये हमल के दौरान जो है वो माँ की खुराक और या फिर अगर सेहत की बात करें माँ की भी ख़ास तौर पे, तो उससे भी जुड़ा होता है। बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि बर्थ वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बर्थ वेट का टोटली ताल्लुक माँ के साथ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कैसी रही, वो ख़ुद तो नहीं बीमार हुई, उसका अपना न्यूट्रिशन स्टेटस क्या था। देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो मतलब माएँ हैं आपकी, यानी कि माँ ही अगर ठीक नहीं है तो कैसे अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हर 2 साल बाद या हर साल बाद एक खातून जो है वो मतलब हामला हो जाती है तो उस ज़ाहिर सी बात है वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी है। तो फिर होता ही है कि जो बच्चे पैदा हो रहे होते हैं वो भी जो पैदा होते हैं वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट ही होते हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है कि उसने बाकी भी बच्चों मतलब और भी बच्चे घर में उनको भी देखना है, तो वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी सफ़र हो रहा होता है और उसकी वजह से बड़े बच्चे सफ़र हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये बात वैलिड है कि माँ की जो सेहत है वो बच्चे की सेहत पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। तो ये जो नशो-नमा रुकती है या फिर जो रुकने के इलामात हैं वो वालिदैन किस तरह से पहचान सकते हैं कि बच्चे की जो नशो-नमा है वो ठीक से हो नहीं रही है, ग्रोथ नहीं कर रहा। यहाँ पर देखिए एक तो वालिदैन का एक अपना एक अंदाज़ा भी हो रहा होता है कि बच्चे की ग्रोथ वैसी नहीं है, जैसे कि अगर वो कंपेयर करते हैं उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ, वो देखते हैं उसका कद छोटा है या उसका वेट कम है। और पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्ट में ये होता है कि रेगुलर बच्चे का चेकअप होता है। अगर वो खुद नहीं आते तो जो आपकी कम्युनिटी नर्स होती है या डॉक्टर होता है वो खुद विजिट करते हैं। हाँ। तो आप एक उनके ग्राफ बनाते हैं उसकी क्या कहते हैं ग्रोथ के, जिसमें उसकी वेट कैसा चल रहा है, उस बच्चे की हाइट कैसी जा रही है। हाँ। हर विजिट पे उसकी मेजरमेंट होती है और वो देखते हैं कि ग्राफ क्या ऊपर की तरफ जा रहा है या ग्राफ फ्लैट हो गया या नीचे की तरफ जा रहा है, और वो उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करके वो फिर कॉज को देखते हैं कि क्या कॉज है जिसकी वजह से इसका ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फिर उनको फिक्स किया जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है, मैंने बताया कि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका भी डायरेक्टली ताल्लुक आपकी क्या कहते हैं इनकम के साथ है, इन्फ्लेशन के साथ है, आपके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के साथ है। जब इतने ज़्यादा एक बंदे पे लोड होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। आप हर महीने भी वो नहीं खा पाएंगे क्या कहते हैं गोश्त वगैरह, आप बड़े लिमिटेड आपकी ऑप्शंस हो जाएंगी। फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, मतलब आप अगर लेने के लिए फ्रूट जाएँ तो आपका मेरे ख्याल एक फैमिली के लिए 2,500-3 हज़ार रुपए का तो फ्रूट आ जाता है, जो कि 3-4 दिन में ख़त्म भी हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आप ये देखें तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो वालिदैन जो है वो आइडेंटिफाई बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, लेकिन बेस्ट ये होता है कि अगर आपको शक है या आप अगर रेगुलर चेकअप कराएं तो डॉक्टर के लेवल पे ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार ये बच्चा उस तरह ग्रो नहीं कर रहा जिस तरह से इसे ग्रो करना चाहिए। तो ये जो नशो-नमा रुक जाती है इसका इलाज जो है वो खुराक से मुमकिन है या फिर वालिदैन घर में इसका इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर ही जो है उसका बेहतर इलाज कर सकता है? देखिए अब ये डिपेंड करता है सिवियरिटी पे कि कितनी सिवियर उसकी जो है क्या कहते हैं मैल न्यूट्रिशन है या फेलियर टू थ्राइव है। ठीक है कि अगर तो बहुत ज़्यादा है तो फिर तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर ही ट्रीट करेगा, डॉक्टर एडमिट करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर की सिर्फ एडवाइस लेके जा सकते हैं, जो कि उनको बता सकते हैं कि भाई ये खुराक अब इसमें शामिल रखें, बैलेंस डाइट दें, फ्रूट्स को भी शामिल करें, अपने मुताबिक वेजिटेबल्स भी दें, दालें भी दें, ये तमाम चीज़ें दें ताकि बच्चे की ग्रोथ सही हो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होंगे, एक बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता और वो कई महीने फल ही नहीं खाते बच्चे, कई महीने उन्हें गोश्त ही नसीब नहीं होता, लेकिन फास्ट फूड खा लेते हैं। आप देखिए वो एक दूसरा तबका है, उसको फुल स्टॉप लगाना जो है वालिदैन ने ये छोड़ दिए। देखिए आप अच्छा ये भी आपने अच्छा एक पॉइंट रेज किया, मैं इस पे आना चाह रहा था कि
हमारे वालिदैन का जोर पता है किस पे होता है? ये जो फजूल किस्म की आपके पैकेट्स की चीज़ें हैं, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, अच्छा गरीब लोग भी ये लाजमी दिला देते हैं, बच्चा भी इनके लिए जिद करता है, इनके टेस्ट ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही, और बच्चों की जो रुकी हुई नशो नुमा है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, कौन से ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा सकती हैं, और पेरेंट्स का जो रोल है वो इसमें कितना ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को जो है वो किस किस्म की खुराक देनी चाहिए, बच्चों की बैलेंस डाइट जो है वो उसका ख्याल तो ख़ास तौर पर रखना चाहिए। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खुज़ैमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त शदीद जो मौसमियाती तब्दीली है उनका सामना करना पड़ रहा है, और गुज़श्ता जो है वो 1 महीने से मुल्क के तोरो अर्ज़ में शदीद बारिशें भी हो रही हैं। सूरत हाल की संगीनी का ये आलम है कि सिर्फ बोनियत में होने वाली शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग ने जो है वो तबाही मचा दी है। 150 से ज़ायद जो है वो अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठे हैं, जो कि इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि शुमाली जो इलाके हैं, शुमाली इलाकों में ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले लाहौर और रावलपिंडी में भी सूरत हाल जो इंतहाई परेशान कर रही थी, और शदीद बारिशें भी हुई, और साथ ही साथ जो है वो अर्बन फ्लडिंग पर भी जो है वो बातें होने लगी। सिर्फ बात ये कि जो गैर मुतवक्के मौसम ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है, मिसाल के तौर पर कि बारिशें जो हैं वो मामूल से ज़्यादा हैं या फिर शदीद क्यों होने लग गई हैं, या चंद घंटों की जो अचानक ही बारिश होती है और इतनी तेज़ होती है कि पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं, और इंतज़ामिया के लिए चैलेंज भी बन जाता है। तो ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल ये कि जो हमारा शहर और ख़ास तौर पर जो लाहौर की डेवलपमेंट के SOPs आने वाली जो मतवक्के मौसमियाती तब्दीलियों से मुताबिकत रखते हैं या फिर नहीं, और दुनिया की जो दीगर ममालिक में इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए इंटरनेशनल अर्बन जो है वो डेवलपमेंट एक्सपर्ट मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। थैंक यू सो मच इरम एंड दुनिया TV न्यूज़ से। सर चूँकि बात कर रहे हैं पाकिस्तान को कुछ सालों से ही मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर अगर जो बारिशों की बात करें तो बारिशों का जो इस वक्त सिलसिला हमने देखा है कि चाहे 1 घंटे की बारिश हुई है या हाफ आवर की बारिश हुई है, तो इस कदर तेज़ बारिश होती है कि जो गलियाँ हैं या फिर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं। और अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर को ख़ास तौर पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग से किस तरह से बचाया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच इरम। ये बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल, जो है वो बरसात का मौसम भी है, और ये जैसे आपने ये जो बात की कि अर्बन फ्लडिंग और ये इंटरनेशनल मौसमियाती तब्दीली हैं, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, लेकिन वो प्रॉपर अपनी मैनेजमेंट से या अगले सालों की डेवलपमेंट करके या अपनी प्लानिंग करके उस पर ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि नेचर से आप लड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को पावर्स दिए हैं, अकल दी है, जहन दिया है, टेक्नोलॉजी दी है, तो उसको लाते हुए अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि अर्बन फ्लडिंग और उसके फैक्टर्स क्या हैं। तो अर्बन फ्लडिंग में यह है कि जहाँ पे आपकी स्प्रॉल ज़्यादा हो जाती है और डेवलपमेंट और घर और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग ज़्यादा हो जाती हैं, वहाँ पे कंजस्टेड स्पेसेस हो जाती हैं, फिर उनका ड्रेनेज और वो सारा इशू बन जाता है। फिर उसकी वजह से वहाँ पे जब बारिश होती है या कोई ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता तो वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, और फिर प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से वो पानी प्रोलॉन्ग हो जाता है और रोड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, घरों में भी चला जाता है, और उससे प्रॉपर्टीज़। आज से 25 ईयर्स पहले मैं सर्विसेज हॉस्पिटल जेल रोड में हेड ऑफ इंजीनियरिंग था, तो वो हमारा हॉस्पिटल और एमरजेंसी रोड से जो है ना नीचे चला गया था। तो अब जेल रोड जब उन्होंने प्लान किया तो उसको उन्होंने ऊपर ले गए और हॉस्पिटल नीचे हो गया, जिसकी वजह से जब बारिश होती थी सड़क का सारा पानी जो ड्रेन होके सर्विसेज हॉस्पिटल में चला जाता था। तो अब उसमें जो है ना कई फैक्टर्स हैं कि आपके हमारे लाहौर को एक एग्जांपल लेके, एक बड़ा मेगा सिटी है पाकिस्तान का सेकंड के, उसको एक एग्जांपल लेके कि यहाँ पे ये क्यों होते हैं। फर्स्ट तो है कि जो ये नेचर की है कि बारिश जो होती है उसका जो है जो तब्दीली हुई है उसके हम इम्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको रिप्लाई कैसे कर सकते हैं या उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, स्टॉर्म वाटर सीवर और ड्रेनेज, उसको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। सेकेंडली जो है सड़कें आपकी जो डिज़ाइन हुई हुई हैं वो ऐसी हैं कि उनका एलिवेशन या उनमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। थर्डली आपकी जो है ब्लॉकेट्स हैं मुख्तलिफ़ जगह पे,
वेस्ट की वजह से या कोई और जो है कोई डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से, कोई अर्बन डेवलपमेंट हुई है, शहर आबादी बन गई या कोई कॉलोनी बन गई या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल हो गया, उसकी वजह से वो पानी रुक गया है। और उसकी फिर जो है फोर्थ है आपकी जो सारी एजेंसीज़ हैं, वासा है, LDA, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक हेल्थ हैं, इन्वायरमेंट एजेंसीज़ हैं, तो इन सब को एक कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए। तो जो एक गैप है जहाँ पे जिसकी वजह से वो उस पर प्रॉपर उस वक्त काम नहीं होता, और फिर है वार्निंग और अलार्मिंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग और अलार्मिंग सिस्टम कि पानी कब आ रहा है या बारिश का या सारा जो क्लाउड्स बनते हैं। तो एक 4-5-6 फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हम इसको जो है सोच सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुल्क भर में तो वैसे बारिशें हो रही हैं और ख़ास तौर पर अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी इस बार रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, और इन बारिशों की वजह से जो मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो किस किस्म के जो मसाइल हैं वो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी फेस करने पड़ेंगे आने वाले दिनों में? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केम इरम आपने, क्योंकि ये जब बारिश होती है और हम लोग जो है हमारी लाइफ जो है उसी तरह स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बिज़नेस पे आपने इधर आना है, तो वो सब जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। ये नहीं है कि बारिश हुई तो हम अंदर बैठ जाएं। अब ये कि एक तो इसकी फोरकास्ट है कि जो हमारे जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें मेट्रोलॉजी और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो वेल इंटीग्रेटेड हों सब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और आपके मीडिया के थ्रू थोड़ा सा फोरकास्ट कर सकें। बाकी ये कि अपना जो हमारा मैनेजमेंट है कि रोड्स का जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज जो है हमारे जो है ये जो सीज़न होता है बरसाती, उससे पहले हमारे ड्रेन्स को साफ़ होना चाहिए ताकि जब अगर बारिश हो तो प्रॉपर ड्रेनेज हो। और ये जितने भी अब आप अगर आपने भी ट्रैवल किया होगा, मैं भी अभी घर से आ रहा हूँ तो कई रोड्स पे अभी काम चल रहा है, तो वहाँ पे हमें उससे पहले बरसात से पहले कोशिश करनी चाहिए कि उससे जो है ना उनको कवर करें, वरना फिर वहाँ पे सिंक होल्स बन जाते हैं, पानी वहाँ जाता है और रोड जो है ना वो बैठ जाती है। और फिर जो है सबसे बड़ी बात है कि सारी एजेंसीज़ की वेल इंटीग्रेटेड कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सारे डिपार्टमेंट्स को मिल के काम करना चाहिए। मुतल्लिका इदारे जो हैं वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, मुतल्लिका इदारों का तो बहुत रोल अहम है, जैसे टाउन प्लानिंग है और बाकी है और हाईवेज़ हैं और ड्रेनेज है और वासा है कि जब कुछ कॉलोनी बन रही है, घर बन रही है, तो वो असेसमेंट करें कि अगर यहाँ पे 10,000 है यूनिट्स हैं तो यहाँ पे 5 लाख लोग रहेंगे तो उनका ड्रेनेज कहाँ जाएगा, पानी कैसे देंगे, सड़कें कैसे होंगी। और फिर लोगों का भी है कि वो जो है कहाँ जहाँ पे घर बना रहे हैं तो वहाँ पे वो कैसे जो है एक्सेस कर सकते हैं अपने घर को। जब बारिश हो तो उनका पानी अगर वहीं पे खड़ा हो जाएगा घरों में या छतों पे या सड़क पे, तो ज़ाहिरी बात है वो कितना सोख कर सकेगा। पानी जब सोख नहीं करेगा जाएगा, जो बेस है आपकी फाउंडेशन है वो बैठ जाएगी, तो वो घर हो कुछ भी हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान को जो इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ा है, और साथ ही साथ जो इस वक्त बारिशें रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, बारिशें तो नहीं खैर रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, रिकॉर्ड बारिशों की सूरत में जहां पर जानी नुकसान हो रहा है वहीं पर माली नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए इंटरनेशनल अर्बन जो डेवलपमेंट एक्सपर्ट है मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका।